हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कर रहे थे, आवाज आ रही है? यस नो? आवाज आ रही है? यस नो? ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? यस नो? ठीक है। तो हम लोगों ने किया था स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देख लिया था वेरियस फॉर्म ऑफ लाइंस, फिर एंगल बिटवीन लाइंस, फिर पैरेलल लाइन की कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन, फिर दे रखा है, पॉइंट दे रखा है तो डिस्टेंस फार्मूला, फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो और एरिया ऑफ पैराग्राम, और लास्ट अपन ने देखा था कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो इमेज बचा है, एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ, तो इसका क्या मतलब है कि कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है x1, y1, तो इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो पॉइंट की मिरर इमेज भी पॉइंट ही होगी, पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट होगा, सर्कल का मिरर इमेज सर्कल होगा, पैराबोला का मिरर इमेज पैराबोला होगा, लाइन की मिरर इमेज लाइन होगी। तो ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज वही ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? तो पॉइंट का मिरर इमेज भी पॉइंट होगा, तो मैंने उसको नाम दे दिया x0, y0, x0, y0। तो x0, y0 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। x0, y0 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो दो कंडीशन क्या होंगी? पहली कंडीशन कि पॉइंट और ऑब्जेक्ट में इमेज और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन मिरर के परपेंडिकुलर है, तो यानी PQ इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन कि PQ का मिड पॉइंट ऑफ PQ lie on the mirror, lie on the mirror। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो मिरर दे रखा है x - 3y + 7 = 0, पॉइंट दे रखा है 1, 2 और इसका इमेज निकालना है, तो उसका नाम मैंने दे दिया x0, y0, या फिर एक x0, y0। ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज निकालनी है, तो पहली कंडीशन कि स्लोप ऑफ PQ, तो PQ का स्लोप कितना आएगा? तो PQ का स्लोप आएगा y0 - y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और मिरर का स्लोप कितना है? मिरर का स्लोप है 1/3। तो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1। तो y0 - 2 अपॉन x0 - 1 इंटू 1/3 इक्वल टू -1। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2 lie on the mirror, lie on the mirror। तो मिरर को सेटिस्फाई करेगा ये। तो x0 + 1/2 -3 टाइम्स y0 + 2/2 + 7 = 0। ये दूसरी इक्वेशन। x0 y0 दो अननोन, दो इक्वेशन, दो कंडीशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x0 एंड y0। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x0 और y0। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो तुम वो भी यूज कर सकते हो। तो इमेज के लिए, इमेज के कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बस करना क्या है कि PQ का मिड पॉइंट ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? ये जो परपेंडिकुलर लाइन पे गिरता है ना, तो उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही बोलते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि अगर मान लो कोई पैराबोला है, अगर ये पॉइंट है, तो अगर इसको टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको फुट ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। है चीज एक ही, पर किस किस वे से देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर
अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो उसका एक फुट आ रहा है, तो इसलिए उसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी आता है, बस करना क्या है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज का मिड पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो। तो इमेज, तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुम इसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये समझा देता हूँ क्या है। तो इसमें हो क्या रहा है, ax प्लस by प्लस c मिरर मिरर हो गई, और x1 y1 ऑब्जेक्ट हो गया, और x, y इमेज हो जाएगी। तो ये देखो, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट x1 y1, और ये हो गई मिरर। ये वो डिस्टेंस वाला फंडा है कुछ, तो जाने दो उसको। ये कोफिशिएंट मिरर का x का कोफिशिएंट, मिरर के y का कोफिशिएंट। तो ये हो गया इमेज के लिए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बस छोटा सा चेंज है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए छोटा सा चेंज है, और वो छोटा सा चेंज ये है कि वहां पे 2 नहीं आएगा बस। तो ये 2 नहीं आएगा, बाकी सब एज इट इज है, बाकी सब एज इट इज है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बाकी सब एज इट इज है। देखो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस 2 का फर्क है, 2 का फर्क है, बाकी सब सेम एज इट इज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2D की लाइन और 3D का प्लेन, 2D की लाइन 3D का प्लेन, तो 3D में भी ना, 3D में भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज निकालने को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लेन होगा, और यहाँ पॉइंट होगा x1 y1 z1, तो ये इमेज आ जाएगी एक्स वाई जेड। तो बस फर्क क्या आएगा, एक और टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो बस एक टर्म और एक्स्ट्रा क्या आएगी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और इधर हो जाएगा सी जेड प्लस डी, और नीचे हो जाएगा सी स्क्वायर। तो इतना सा ही फर्क है। तो इस एक फॉर्मूले से तुम 4 फॉर्मूले याद रख सकते हो, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। एक फॉर्मूले से 4 कैसे, एक इमेज हो गया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लाइन के लिए 2 और प्लेन के लिए 2, तो ऐसे करके 4। और इम्पोर्टेंट भी है, आता है, क्वेश्चंस आते हैं 2D में भी इमेज को लेके क्वेश्चंस आते हैं, प्लेन में भी 3D में भी प्लेन के लिए इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है। ओके, नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स कई बच्चों को लगता है कि मतलब ठीक है, हाफ एंगल में डिवाइड करना इज एंगल बाइसेक्टर, तो हाफ एंगल में डिवाइड करना इज एंगल बाइसेक्टर। पर एक और चीज है, तो एक और चीज क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है ना, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगी। तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आएगी, तो ये बराबर है। तो होता क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल। तो इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल दोनों लाइन पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोकस जब निकाला, तो वो जब लोकस जब निकाला, जब वो लोकस निकाला तो लाइन निकली, वो लाइन निकली। और एक इंटरेस्टिंग चीज, और एक और निकली जो कि उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली ऐसे 2 पॉसिबल है, ऐसी 2 पॉसिबल है। तो अब देखो, अब क्या करना है इसमें कि लाइन 1 दे रखी है, लाइन 1 दे रखी है मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। लाइन 2 दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन की इक्वेशंस दे रखी है ना। तो मुझे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो लोकस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम h कॉमा k एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम h कॉमा k, तो लाइन 1 a1h प्लस b1k प्लस c1
रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और लाइन 2 पे a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये लोकस जो आएगा वो एंगल बाइसेक्टर आएगी। अब मॉडुलस हटा दिया तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1, लोकस है h की जगह x, k की जगह y, h की जगह x, k की जगह y। फिर नेक्स्ट रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, है ना। अब ये मॉड हटा तो प्लस माइनस आया, तो अगर कभी भी ऐसे दोनों तरफ मॉड होता है ना, तो जब मॉड को हटा देते हैं तो एक ही तरफ प्लस माइनस आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों तरफ प्लस माइनस आना चाहिए ना, मॉड हटाए तो दोनों तरफ प्लस माइनस, पर कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब प्लस प्लस और माइनस माइनस एक ही चीज हुई, और प्लस माइनस और माइनस प्लस भी एक ही चीज है, तो ये दोनों एक है और ये दोनों एक है ना। तो फिर अल्टीमेटली दो ही केस बने ना, एक और दो, तो वो अल्टीमेटली क्या बना, प्लस माइनस ही बना। तो इसलिए कभी भी जब मॉडुलस हटाते हैं ना, तो जब मॉडुलस हटाते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आई कि अगर जब इसको सिंप्लीफाई किया पॉजिटिव साइन लेके, तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी। इसका मतलब है लाइन की इक्वेशन। नेगेटिव साइन लेके किया तो वो भी लाइन की इक्वेशन, और स्लोप ऑफ b1 इंटू स्लोप ऑफ b2 -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है कि एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो कैसे, अगर ये थीटा है ना, थीटा बाय टू हाफ एंगल हो गया ना बाइसेक्टर, ये लाइन 1 ये लाइन 2, तो थीटा बाय टू एंगल बाइसेक्टर। तो बाकी बचा एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू, ये कितना होगा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू। फिर ये एंगल कितना होगा, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू प्लस थीटा बाय टू विच इज पाई बाय टू। तो ये b1 इक्वल टू 0, b2 इक्वल टू 0। तो बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पर लाइंस परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी ये जरूरी नहीं है, लाइंस परपेंडिकुलर होगी ये जरूरी नहीं है, पर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो तुम बाय डिफॉल्ट भी देख सकते हो, एंगल से भी देख लिया, फिर लाइन के इक्वेशन से भी देख सकते हैं। अगर m1 m2 इक्वल टू -1, तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये दो आई, तो एक पॉजिटिव साइन से और एक नेगेटिव साइन से। तो लाइन जो होती है, लाइन हमेशा दो एंगल बनाएगी, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा ही बनेगा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सी वाली बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी और कौन सी वाली, क्योंकि जो b1 इक्वल टू 0 आई है वो एक्यूट भी हो सकती है या ऑब्ट्यूज वाली भी हो सकती है, और b2 जो होगी वो भी हो सकती है, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी हो सकती है। तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो कुछ मेथड्स हैं, तो वो मेथड देख के अपन करते हैं। तो जैसे, तो मेथड 1, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए लाइन 1 की इक्वेशन दे रखी है, लाइन 2 की इक्वेशन दे रखी है, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम निकाल लेंगे, b1 इक्वल टू 0 और b2 इक्वल टू 0 हम लोग निकाल लेंगे। तो मेथड 1 है, मेथड 1 क्या करेंगे, लाइन 1 और बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे।
लाइन 1 और बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अगर ये थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 45 डिग्री है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 45 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री से कम है। तो यानी तो इसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी यानी बाइसेक्टर 1, तो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। और दूसरी वाली ऑब्ट्यूज हो जाएगी, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक एक्यूट होगी तो दूसरी ऑब्ट्यूज हो जाएगी। और अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हुआ, तो इसका मतलब है ये एंगल पूरा एंगल, क्योंकि डबल हो जाएगा ना, तो डबल, तो 2 थीटा कितना होगा? तो 2 थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा, तो यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो बाइसेक्टर 1 क्या आ जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और दूसरी वाली ऑब्वियसली एक्यूट होगी, दूसरी वाली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, ये अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, बाइसेक्टर 1, बाइसेक्टर 2। तो इसका एक तरीका क्या है? L1 पे एक पॉइंट ले लो, L1 पे पॉइंट ले लो। पॉइंट ले लो का मतलब क्या है? सपोज मान लो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो x आ गया 2, तो पॉइंट हो गया 2,0। तो मैंने उस पे ले लिया 2,0, तो मैंने पॉइंट ले लिया 2,0। इसका ये मतलब है, कहने का मतलब है कि तुम इस पे कोई y रख देना, उसके करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा। फिर क्या करना, बाइसेक्टर 1 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे P1 और बाइसेक्टर 2 पे परपेंडिकुलर P2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट का लाइन से, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, तो इसका मतलब है, तो P1 ग्रेटर देन P2 है, तो इसका मतलब है कि P1 वाले का मुंह ज्यादा खुल रहा है और P2 का कम खुल रहा है। तो P1 वाले का मुंह ज्यादा खुलेगा और P2 का कम खुलेगा, तो जो ज्यादा खुलेगा वो ऑब्ट्यूज होगा। तो B1 इक्वल टू 0 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और B2 इक्वल टू 0 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर P1 लेस देन P2 है तो, और कोई बच्चा सोचे सर P1 इक्वल टू P2, अगर P1 इक्वल टू P2 होगा तो फिर लाइन 1 खुद एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी B1 और B2 की। अगर P1 इक्वल टू P2 होगा तो लाइन 1 खुद एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। तो P1 अगर लेस देन P2 है, तो इसका मतलब है P1 वाली का मुंह कम खुल रहा है, तो B1 क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और B2 क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो B1 हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, B2 हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मेथड 3 में, मेथड 3 से पहले एक ओरिजिन कंटेनिंग, ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। तो इसका क्या मतलब है? ये कोई दो लाइन दे रखी है, L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन दे रखी है, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन दे रखी है। तो होगा क्या, ये दोनों लाइन मिलके 4 रीजन बनाएंगे। ये दो लाइन मिलकर ना 4 रीजन बनाएंगे।
तो 4 रीजन ये R1, R2, R3, R4। अब ओरिजिन कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि ये रेफरेंस सिस्टम है ना, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो होगा ना। बिना ओरिजिन के तो लाइन की इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। सिस्टम में देख रहे हैं अपन, तो L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 दो लाइन है, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। तो जिस रीजन के अंदर, और पूरे रेफरेंस सिस्टम में एक ही ओरिजिन है, पूरे रेफरेंस सिस्टम में एक ही ओरिजिन है, तो जिस एंगल में ये ओरिजिन होगा, जिस एंगल में ये ओरिजिन होगा, उस एंगल को बोलते हैं ओरिजिन कंटेनिंग एंगल। मतलब इसने ओरिजिन को कंटेन करके रखा है ना। क्या तुम्हें भी समझ में आ रहा है? इतना तो मेरे को भी नहीं समझाना। तो जिस एंगल के अंदर वो ओरिजिन होगा, उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल, और उस एंगल की जो एंगल बाइसेक्टर होगी, उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, और दूसरी वाली को बोलेंगे नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, c1 और c2 को पॉजिटिव बना लो। c1 और c2 को पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बना लो मतलब कि अगर सपोज मान लो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c1 पॉजिटिव ही है, पर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया c पॉजिटिव। तो पहले c1 और c2 को पॉजिटिव बना लो। तो c1 c2 को पॉजिटिव बनाया, तो पॉजिटिव साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगी, वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगी। तो पॉजिटिव साइन से जो आएगी वो ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगी, और जो नेगेटिव साइन से आएगी वो नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर होगा। तो पॉजिटिव साइन से जो आएगा वो ओरिजिन कंटेनिंग, और नॉट नेगेटिव साइन से जाएगी वो नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। अब एक और मेथड है, मेथड 3। तो मेथड 3 में फंडा क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो इसमें क्या फंडा है, पहले c1 को पॉजिटिव बना लो, c1 और c2 को। तो एक मिनट तो क्या करना है कि c1 और c2 को पॉजिटिव बना लेना है, c1 और c2 को पॉजिटिव बना लेना है, और फिर चेक करना है a1 a2 प्लस b1 b2। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन से जो आएगी वो ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर होगी, और नेगेटिव साइन से जो आएगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी। और इसका उल्टा, तो रिजल्ट भी उल्टा, a1 a2 प्लस b1 b2 इज लेस देन 0,
तो पॉजिटिव साइन से जो आएगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो नेगेटिव साइन से आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन से जो आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, सो एक रिमार्क है, तो रिमार्क ये है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बहुत अच्छा रिमार्क है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जिस वर्टेक्स पे ये आइसोसेलेस है ना, उसकी जो एक एंगल बाइसेक्टर होगी वो थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होगी, और जो दूसरी एंगल बाइसेक्टर होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली ऑफ लाइंस। यू नो फैमिली ऑफ लाइंस। तो फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली का क्या मतलब है? सेम डीएनए है ना, सेम डीएनए का मतलब है सेम कंडीशन, मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी होगी पैरेलल लाइंस। तो इसमें कॉमन क्या है? स्लोप्स आर इक्वल। हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस है। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है, तो ये सारी की सारी इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? तो सब लाइन की इक्वेशन एक साथ कैसे लिखें? तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0, L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0। फिर एक क्वेश्चन आता है, सर कुछ भी लिखोगे तो चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि मैं अगर ऐसा लिखूं L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 तो आपको चलेगा क्या? L1 अपॉन L2 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 लिखूं, आपको चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। तो देखो, तो मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 इक्वल टू 0 वही फैमिली को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखो करते हैं। L1 लीनियर इक्वेशन है, L2 लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन प्लस लीनियर इक्वेशन स्टिल इट्स अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इनटू लीनियर, और लीनियर इनटू लीनियर होता है सेकंड डिग्री कर्व, और सेकंड डिग्री कर्व होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये नहीं चलेगा। तो दूसरा वाला चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। देखो क्यों? एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और L2 का स्क्वायर मतलब है लीनियर का स्क्वायर, और लीनियर का स्क्वायर का मतलब है सेकंड डिग्री कर्व, और सेकंड डिग्री कर्व का मतलब है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये लाइंस है, पर लाइंस तो ये भी हो सकती थी, लाइंस तो कोई सी, पर ये वही लाइंस है क्या जो उस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी? तो वो भी प्रूफ कर लेते हैं। L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, तो P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। तो P कौन है?
L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो P इसको सेटिस्फाई कर रहा है, P इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब P इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है पूरी इक्वेशन को। तो P ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इससे मुझे ये पता चल गया ये वही लाइन से और P से पास हो रही है, ये वही लाइन से और P से पास हो रही है। तो L1 plus lambda time L2 equal to 0 represents family of lines passing through point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. You can also say fixed point. You can also say fixed point. ठीक है, तो अब होगा क्या, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर और लैम्डा यूनिक है। एक लैम्डा की वैल्यू के लिए एक ही लाइन मिलेगी, एक ही लाइन के लिए एक ही लैम्डा की वैल्यू होगी। एक लैम्डा पे दो लाइन नहीं मिलेगी, एक लाइन के लिए दो लैम्डा की वैल्यू नहीं होगी, एक लैम्डा पर एक ही लाइन होगी और एक लाइन के लिए एक ही लैम्डा होगा। इसको बोलते हैं यूनिकनेस। तो ये यूनिक है। तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे मिल जाएगा तुम्हें L1, फिर लैम्डा को बढ़ाना चालू करेंगे, लैम्डा पॉजिटिव 0, 1, 2, 100, 1 लाख 9,000 करोड़। फिर L2 इक्वल टू 0 इंफिनिटी। अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो ये पीछे वाली मिलेंगी, पर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, पर ये डिफरेंट आएगी। तो लैम्डा पॉजिटिव के लिए इधर मिल जाएंगी, लैम्डा नेगेटिव के लिए इधर मिल जाएंगी। तो एक्चुअली लैम्डा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारी मिल जाएंगी। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। लैम्डा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए सारी मिल जाएंगी। हाउ टू फाइंड द लैम्डा? तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन होगी और इक्वेशन के लिए कंडीशन होगा। तो क्वेश्चन कंडीशन देगा, एक ऐसी लाइन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और 2,1 से भी पास हो रही है। एक लाइन की ऐसी इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और सर्कल को टच कर रही है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस 5 यूनिट है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, स्लोप इज इंफिनिटी। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, स्लोप इज +-1। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, फैमिली ऑफ लाइंस, और इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, स्लोप इज इक्वल टू -1। तो देयर विल बी अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन विल क्रिएट अ इक्वेशन, और वो इक्वेशन देगी लैम्डा की वैल्यू। एक और चीज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल गिव यू द नंबर ऑफ लाइन। तो जितनी लैम्डा की वैल्यू उतनी लाइंस, जितनी लैम्डा की वैल्यू उतनी लाइंस। अब एक और चीज सिखा देता हूं, ये लैम्डा इंफिनिटी को कैसे देखेंगे, तो दिखाता हूं मैं तुमको। L1 plus lambda टाइम L2 इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था लैम्डा इंफिनिटी रखने पर यहाँ पे कुछ आना चाहिए, लैम्डा को इंफिनिटी रख दो, अब इधर हो जाएगा सिचुएशन गड़बड़। तो हाउ टू हैंडल द लैम्डा, हाउ टू हैंडल लैम्डा इंफिनिटी? तो उसका एक तरीका है, लैम्डा से डिवाइड कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो। अब देखो, है ना, आगे L2, तो यानी लैम्डा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कौन आ जाएगा, L2 इक्वल टू 0। और लैम्डा की माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी की वैल्यू में एक लाइन आ रही होगी, है ना। ओके, 5 मिनट का ब्रेक। अरे यार, 5 मिनट का ब्रेक है ना।
Authority, sir. Jensen inequality important. वो क्वेश्चंस तो है उसके इसके अंदर जेंसन इनइक्वालिटी के, पर जेंसन इनइक्वालिटी मेंशन नहीं है किसी ने। कई बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, जैसे शेंगेज में भी है कई क्वेश्चंस। तो किसी लेक्चर में बता दूंगा मैं जेंसन इनइक्वालिटी, एओडी चैप्टर में नहीं तो बता दूंगा, वहां पे कॉन्वेक्सिटी आएगा ना, कॉन्केविटी वगैरह। सर स्क्रीन थोड़ी लैग हो रही है। ठीक है, मैं मीटिंग रीस्टार्ट करता फिर।
ओके, सो नेक्स्ट तो मीटिंग रीस्टार्ट करता हूँ मैं।
हाँ हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ, उधर मैं पढ़ाना चालू कर दिया और इधर बैकग्राउंड में ये बंद हो गया था, तो पता ही नहीं चला। तो कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? मैं पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा दिया। सर कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही आपने शेयरिंग स्टार्ट किया वैसे ही शिट शिट यार, मैं पूरा पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा दिया अपने आप को ही। अरे यार, अभी क्या करने का है? देखो फिर से रिपीट करता है ना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। कभी भी अगर तुम्हें अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात करें ना, अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात, तो पैरामेट्रिक फॉर्म। कभी भी अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात करें ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, ये भी एक तरह की वही फॉर्म है जैसे जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ क्या? अभी आवाज आ रही है ना? यस सर। आ रही है सर। ठीक है। और स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके। तो देखो, तो कभी भी अगर अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात हो रही है ना, ऑलवेज थिंक फॉर द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये भी उसी तरह की एक फॉर्म है जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन थी, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसके अंदर भी दो इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, एक x1 y1 और थीटा एंगल। तो मान लो मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट x, y। तो r डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ये ट्रायंगल, ये थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, x माइनस x1, वर्टिकल हो जाएगा y माइनस y। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। फिर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, नेक्स्ट है। तो ये दोनों r बराबर हैं, तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा, इसमें r पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? एक तरफ ये जब x1 y1 है उसके लिए r 0 है, अगर एक तरफ गए तो r पॉजिटिव है और उसके अपोजिट साइड गए तो r नेगेटिव है। एक तरफ गए तो पॉजिटिव है और एक अगर पीछे गए तो नेगेटिव है ना, पीछे गए तो नेगेटिव है। ओके, कभी भी अगर एक लाइन दे रखी है x1 y1 है, कभी भी अगर तुम्हें बोला जाए कोऑर्डिनेट एट ए डिस्टेंस ऑफ r अलोंग द लाइन, एट ए डिस्टेंस ऑफ r अलोंग द लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म। और कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खतरनाक जाता है, बच्चों को स्ट्राइक नहीं करता ना, तो बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चालू कर देते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला डेंजरस है। वो डेंजरस क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो उसमें सेकेंड डिग्री टर्म आती है। वो सेकेंड डिग्री टर्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। कैसे? देखा है कि अगर डिग्री कम हो, अगर डिग्री कम हो तो वी कैन इजीली हैंडल, जैसे लीनियर। लेकिन अगर डिग्री 2 ये 3 ये ज्यादा हो ना, तो उस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो क्वेश्चन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट करना पड़ता है, फिर पूरा एक एनालिसिस करना पड़ता है, तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करना पड़ता है इसलिए।
ओके, तो इसलिए बहुत खतरनाक है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। और बच्चे क्या करते हैं मासूमियत से, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं और उनको लगता है कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे ना, पर वो फंस जाते हैं, है ना। तो फंडा ये होता है कि अगर अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात की है, पैरामेट्रिक फॉर्म, अलोंग द लाइन डिस्टेंस की बात की है, पैरामेट्रिक फॉर्म x1 प्लस आर cos थीटा, y1 प्लस आर sin थीटा। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट मैं कुछ और हिंट्स देता हूं तुम्हें, जो प्योर जेई एडवांस अप्रोच है। तो पहला, अगर मान लो वर्टेक्स ए दे रखा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखी है, वर्टेक्स ए दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखे है और बीसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो फंडा क्या है, बी ए का मिरर इमेज है, बी मिरर इमेज है अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काम है बाइसेक्ट करना और परपेंडिकुलर रहना, तो वो ऑब्जेक्ट और इमेज की खास बात है। सिमिलरली सी इज आल्सो मिरर इमेज ऑफ ए, तो वो भी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज है। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और एक और चीज, कभी कभी क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर दिया होता है, एंगल बाइसेक्टर दिया होता है, तो एंगल बाइसेक्टर दिया होता है तो क्या होता है, ए का मिरर इमेज, ए का एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज बी डैश होगा और वो बीसी के साथ कोलिनियर होगी, और ए का दूसरी एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज वो होगा सी डैश और वो बीसी के साथ कोलिनियर होगा। तो बी डैश सी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ही बीसी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन ऑफ बी डैश सी डैश इज सेम एज इक्वेशन ऑफ बीसी। तो एंगल बाइसेक्टर के अबाउट जो मिरर इमेज होता है वो थर्ड साइड के साथ कोलिनियर होता है। तो ये फंडा मुझे बताना था, ठीक है। एंड चैप्टर इज कंप्लीट, एंड चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, तो एक बार रिपीट कर देता, कौन सा चैप्टर है यार, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट फिर से रिपीट कर देता, होता क्या है, अगर ये ए है और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये इक्वल एंगल बना रही है, तो एक का अगर मिरर इमेज लेंगे बी डैश, तो ए का जब मिरर इमेज लेंगे बी डैश, तो ये मिरर इमेज होगी, तो अगर ये मिरर इमेज होगी तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि मिरर इमेज है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है तो बराबर भी होगा। अब अगर ये बराबर होगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी तो सी से ए को ज्वाइन करने वाली लाइन और सी से बी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल एंगल बनाएगी और वो बी के साथ कोलिनियर ही होगा। तो इसीलिए सिमिलरली ए का दूसरी वाली एंगल बाइसेक्टर के बाद मिरर इमेज लेंगे तो वो सी डैश आ जाएगा और वो बीसी के साथ कोलिनियर होगा। इट्स अ प्योर जेई एडवांस अप्रोच। तो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है ये, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इस पे, है ना। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, you know pair of straight lines। ठीक है ना। So next है pair of straight lines। तो पेयर मतलब दो, ऑफ स्ट्रेट लाइन
यानी 2 स्ट्रेट लाइन। तो 2 स्ट्रेट लाइन का कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। 2 स्ट्रेट लाइन का कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। तो 2 स्ट्रेट लाइन का कर क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। तो कोई 2 लाइन दे रखे हैं, L1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन से भी दिखा सकते हैं, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। ये तुम्हें देखने को मिलेगा मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में। मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में तुम देख सकते हो ऐसा L1 टाइम्स इस तरह का दिखाएगा, फिर L2 यानी दूसरी लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखने से क्या होगा, तो A1x प्लस B1y, तो इसका मतलब यही हुआ ना, या तो L1 0 है या L2 इक्वल टू 0 है, तो मतलब 2 लाइन हो गई, इसका यही मतलब हुआ। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ओके, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। फिर पढ़ते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री कर्व। उसी में हम लोग पढ़ते हैं फैमिली ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। और थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनाइजेशन। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, होगा। तो अब होगा क्या कि अगर दोनों लाइन को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म निकलेंगे इसमें, और ये होती है सेकंड डिग्री का। तो इससे मुझे ये पता चला कि पेरोस्टेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व है। इससे मुझे ये पता चला कि पेरोस्टेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व है, लेकिन सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व है, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, 2 लाइन को मल्टीप्लाई कर दो तो जो एक्सप्रेशन आता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उल्टा, तो सेकंड डिग्री कर्व, तो इसकी जनरल इक्वेशन वो लंबी वाली, किसी का माइक ऑन है, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, तो सेकंड डिग्री कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्लियर हो चुका है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री है, पर सेकंड डिग्री क्या क्या हो सकता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये हो गई अपनी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अलावा भी हो सकता है पॉइंट या नो लोकस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड डिग्री कर्व है, बट सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपर हो सकता है ना। तो ये हो गई 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट और नो लोकस भी हो सकता है। नो लोकस जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0,
सेकेंड डिग्री कर्व है लेकिन नो लोकस है। नो पॉइंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सके। ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है, ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 0 आ जाए, तो इसलिए नो लोकस। पॉइंट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसा कौन होगा? x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, यानी 3,2। इट इज अ पॉइंट। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा इक्वल टू 0 और बाकी सब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये कहता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं कहता कि वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ही होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये कहता है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये नहीं कहता कि वो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ही होगा। ऐसा डेल्टा क्या है? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको डिटर्मिनेंट से भी याद करते हैं, और जिन्होंने ABC डायगोनल, FGH एंटी क्लॉकवाइज और ये सिमेट्रिक, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। कुछ बच्चों ने हो सकता है जो पीरियोडिक टेबल गाने की तरह याद करते हैं, उन्होंने यूट्यूब पे इसकी कोई सॉन्ग भी देखी होगी, है इसका कुछ तो गंदा सा है। ओके, सो ABC FGH एंटी क्लॉकवाइज और इसका मिरर इमेज। ये याद रखो, अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रैक्टिस कम है ना। तो जैसे एक्स वाई माइनस 5x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री है। कैसे? इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। कैसे? इसमें तो वाई स्क्वायर ही नहीं है, पर एक्स वाई तो है ना। तो एक्स वाई में एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1, 1 प्लस 1 2, तो इसकी वजह से ये सेकेंड डिग्री बन गया। इसकी वजह से ये सेकेंड डिग्री बन गया। तो ठीक है, तो डेल्टा चेक करते हैं। तो इसका A 0, B 0, C 20, F होगा हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ Y, G half of the coefficient of x, H half of the coefficient of xy। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। चेक करते हैं, तो ये आएगा 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये आएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो दो लाइन की इक्वेशन क्या होंगी? अब साला उल्टा करा दिया। पहले क्या कर रहा था, लाइंस दे रखी थी और मल्टीप्लाई करो। पहले लाइंस दे रखी थी, मल्टीप्लाई करो। अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर चुका हूं, अब तुम लाइंस निकालो। क्या नाटक लगा रखा है। तो मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इसमें से लाइंस निकालो। तो कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करके। तो एक्स वाई माइनस 5x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ गया, y माइनस 5 माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, या x माइनस 4 0 है या फिर y माइनस 5 0 है। इसका मतलब है या तो x इज इक्वल टू 4 है या फिर y इक्वल टू 5 है। तो इसका क्या मतलब है, अब देखो लैंग्वेज समझना। इन लाइंस पे लाई करने वाले जितने भी, इस लाइन पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका ये मतलब है। इसलिए ये प्लॉट हुई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये प्लॉट हुआ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस, सेकेंड डिग्री मतलब पावर 2,
मैक्सिमम पावर इज 2, सेकेंड डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर इज 2, होमोजीनियस मतलब सेम पावर, तो सेम पावर यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि पावर 2 पावर 2 पावर 2, तो इसमें क्या हुआ, x y और कांस्टेंट टर्म चलेगा, तो सो दैट इसकी डिग्री सेम हो गई, तो डिग्री सेम हो गई तो ये हो गया होमोजीनियस, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस किसको रिप्रेजेंट करेगी? होमोजीनियस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin, passing through origin। पर इसमें भी केसेस बनेंगे, रियल, डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, वो सब भी बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, या कई बार ऐसे भी मिलेगा कॉन्करेंट एट ओरिजिन, कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो अगर मान लो nth डिग्री होमोजीनियस है, nth डिग्री होमोजीनियस है, तो वो क्या करेगा, n लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस, n स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो उसमें कैसे कैसे टर्म्स आएंगे, x is to n, x is to n minus 1 by x is to n minus 2 y स्क्वायर। फंडा ये है कि पावर का सम n आना चाहिए, पावर का सम n आना चाहिए, ऐसे करते करते y is to n minus y is to n इक्वल टू 0। तो जैसे अगर मैं थर्ड डिग्री की बात करूं, तो थर्ड डिग्री का मतलब है 3 लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, 3 लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन, कॉन्करेंट लाइंस 3 लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो उसमें कैसे कैसे टर्म आएंगे, ax क्यूब bx स्क्वायर बाय cxy स्क्वायर dy क्यूब इक्वल टू 0। और ये कौन होंगी, ये ओरिजिन से पास होने वाली 3 लाइंस होंगी, ये ओरिजिन से पास होने वाली 3 लाइंस होंगी। ठीक है, अब थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं, अब अपन इस पे डिटेल स्टडी करना है। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। तो दो लाइंस निकाल के बताओ। तो मेथड 1, 6x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x कॉमन आ गया तो 2x माइनस वाई कॉमन आ गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वो दो लाइंस हो गई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मेथड 2, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से पास होने वाली, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है y इक्वल टू mx। तो बस भगवान वैल्यू दे दे, दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो m की वैल्यू मतलब इक्वेशन, तो y इक्वल टू mx रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स आएंगे 2 और 3, तो यानी y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। तो आ गई है वो दो लाइन। तो फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हो, ये फैक्टराइजेशन सिखाया हमने, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। ये बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, है ना, ऐसा कुछ कुछ है वो। अब थोड़ा और जनरल दिखाता हूं। तो सेकेंड डिग्री का ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो पुट y इक्वल टू mx, पुट y इक्वल टू mx, तो ये हो जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना, ये m की क्वाड्रेटिक दो रूट्स m1 m2, और ये m1 m2 कौन है, वो दो लाइन के स्लोप है m1 m2। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, रूट्स निकाले बिना कमेंट, लाइंस निकाले बिना कमेंट। तो लाइंस निकाले बिना कमेंट कैसे करेंगे, तो देखो सम ऑफ रूट्स माइनस 2h बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई बी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a by b। और एक और चीज, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल आ रहे हैं तो दो लाइन आएंगी, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। डी अगर इक्वल टू 0 है तो कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब है एक ही लाइन को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसका ये मतलब है एक ही लाइन को दो बार मल्टीप्लाई करके लिखा है। देखो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, तो y माइनस 2x इंटू वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो दोनों बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस है, और ये कौन है, कोइंसिडेंट। ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस है और कौन है, ये कोइंसिडेंट लाइंस। और d अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो उस केस में सिर्फ एक पॉइंट आएगा ओरिजिन, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई करेगा ना इसको, इसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन्स आर इमेजिनरी बट उस समय पॉइंट आ रहा होगा एक्चुअली, तो लाइन्स इमेजिनरी आ रही होंगी लेकिन उस समय वो पॉइंट आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया रूट्स को लेके m1 और m2 को। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो आपने 2 दिन पहले वो एलनर्स लाइन के बारे में बोला था 2:1। हाँ हाँ, सर उसको एक शॉर्ट प्रूफ दे सकते क्या सर आप, एकदम थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन। शॉर्ट वर्जन प्रूफ, प्रूफ तो यार देखना पड़ेगा। आइलर लाइन में सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर टू देखता मैं उसका प्रूफ, है ना, देख के बताता मैं। ओके, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। यार वो ओलंपियाड में जाएगा शायद, देखना पड़ेगा मेरे को, देखता मैं उसको। ओके, तो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तुम्हारे 12th बोर्ड में भी है, पर इस साल के सिलेबस में है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये 12th बोर्ड में है। तो क्या हो रहा है, तुम्हें दे रखी है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, तुम्हें दे रखी है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, और पूछा क्या है, लाइंस के बीच का एंगल। अच्छा एक और चीज, वो जो d आया था ना डिस्क्रिमिनेंट, वो आता है 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab, रियल एंड डिस्टिंक्ट, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, कोइंसिडेंट, h स्क्वायर लेस देन ab, तो इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। अच्छा अब एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा, तो वो मैं निकाल सकता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पर वो तो तब जब मुझे लाइंस पता हो, वो तो तब मुझे जब लाइंस पता हो, तो पर यहाँ लाइंस तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने सेकंड डिग्री दी है। तो फिर तुम बोलोगे सर इसमें से लाइन निकाल लेंगे, निकाल भी लिए तो वो m1 m2 खतरनाक वाले आए, तो कैसे करेंगे। तो फंडा ये है कि अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस दे रखी है, अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस दे रखी है तो कैसे करेंगे, अगर सेकंड डिग्री होमोजीनियस दे रखी है तो कैसे करेंगे। तो इसका आता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी एक और चीज पता चल गई, अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कोइंसिडेंट, और h स्क्वायर लेस देन ए बी, इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट ये आया कहां से, तो देखो, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 m2, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये m1 प्लस m2 का वैल्यू वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अभी निकाला अपन ने, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 a बाई बी, तो ये रख दो तो वो फॉर्मूला आ जाएगा, ये रख दो तो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा और सर्कल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, मैं फाइल शेयर कर देता। सर आज जे मीन्स की डेट आ जाएगी? हाँ ऐसा लग रहा है, आ जाएगा, काफी कुछ आ जाएगा आज, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। हाँ सर, अभी क्या? 10 बजे है ना एजुकेशन मिनिस्टर का लाइव ट्विटर पे। ऐसा है क्या? चलो अच्छा है ना, आज क्लियर हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इजी वन टीच कैसे आ गया? सर बोर्ड का भी आज क्लियर हो सकता क्या? बोर्ड तो मई में है ना, बोर्ड का तो उन्होंने बोला ना मई में है। अरे फाइल सही गई क्या? इमेज ऑफ अ पॉइंट, हाँ सही है, पैरामेट्रिक, बराबर है सर, बराबर। बराबर। तो मई में है, शेड्यूल बाद में क्लियर हो जाएगी तो क्लैरिटी हो जाएगी कब हो रही है, पर हो जाएगी, एग्जाम वगैरह भी हो जाएंगे, क्योंकि 2020 में ही इतने चैलेंजिंग सिचुएशन में इतना सब कुछ हुआ है, तो तुम लोगों के केस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2020 में ना ये बहुत मतलब बहुत बड़ा चैलेंज के तरीके से हुआ है कि सितंबर में एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर तुम खुद सोचो ना, नीट के 16 लाख बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट हुआ है, तो इंडिया में एक दिन के अंदर 16 लाख बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट अगर करा दिया तो मतलब इट्स अ बिग चैलेंज, वो भी सितंबर में जहाँ पे पीक पे केसेस चल रहे थे। तो जब इतना बड़ा चैलेंज के साथ कर सकते हैं तो फिर तुम्हारे केस में तो कर ही सकते हैं। और इतना ही नहीं, मेंस की काउंसलिंग हो चुकी है, एडमिशन हो चुके हैं, एडवांस की काउंसलिंग हो चुकी है, एडवांस के एडमिशन हो चुके हैं, और अभी उनके बच्चों के सेमेस्टर भी स्टार्ट हो चुका है। तो एनआईटी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आईआईटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों का फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो तुम्हारे केस में कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इतना कुछ हो चुका है तो तुम्हारे केस में तो आराम से कर देंगे। और दूसरा, उन्होंने प्लानिंग के साथ में, आप बोल रहे कि जैन में होगा? नहीं जैन में नहीं होगा एग्जाम, पॉसिबल ही नहीं है, जैन में तो पॉसिबल ही नहीं है, फरवरी में भी पॉसिबल नहीं है, हुआ तो हुआ मार्च फर्स्ट वीक, नहीं तो मार्च अप्रैल, क्योंकि 2 महीना देना पड़ेगा ना फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। क्या होता है ना, कम से कम 15 से 20 दिन चाहिए अनाउंसमेंट के लिए, फिर उसके बाद चाहिए 1 महीना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बच्चों को, फिर उसके बाद चाहिए कि बच्चों ने अगर फॉर्म में कुछ गलती कर दी तो करेक्शन मोड, फिर चाहिए एग्जाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलना। तो ये 2-2.5 महीने की प्रोसेस है ये, तो कट शॉर्ट करके 2 महीना तो देना चाहिए बच्चों को, तो इसलिए तो जैन में तो पॉसिबल ही नहीं है, फैब एंड तक तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा। बाकी अभी थोड़ी देर और वेट कर लो, मेरे बोलने से क्या होगा, है ना, मिनिस्टर सर बोल ही रहे तो फिर उनके बोलने से सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा और वेट कर लो तो सारी डेट्स वेट सब आ ही जाएंगे। ठीक है, चलो कल मैं पेरिस डेडलाइन कंटिन्यू करूंगा, सर्कल स्टार्ट करूंगा। थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे।